आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होने वाली, ना ही कोई झूठे वादे होंगे कि कोई रातों रात अमीर कैसे बन सकता है। आज हम उस सोच को, उस जड़ को पकड़ने वाले हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक डिग्री लो और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो। क्योंकि आज हम उस किताब के सच को समझेंगे जिसने दुनिया भर में, जी हां, करोड़ों लोगों को पैसे का असली खेल सिखाया है। तो ये विश्लेषण है दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड पर। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इस किताब की कहानी शुरू होती है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो पिताओं से। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। और दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, वो हमेशा कहते थे पैसे का लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है। और उनका एक तकिया कलाम था, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। वो एक सुरक्षित नौकरी और महीने की तनख्वाह में ही जिंदगी की सुरक्षा देखते थे। और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड थे, जो कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। वो कभी नहीं कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, बल्कि वो हमेशा पूछते थे मैं इसे खरीदने के लायक कैसे बन सकता हो। और बस यही एक सवाल सोच का पूरा खेल बदल देता है। तो आखिर ये पैसे का असली खेल है क्या? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने पीछे भगाते हैं? इस एक लाइन में आप समझिए, इस किताब का पूरा सार छिपा है। ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हुए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, महीने के आखिर में सैलरी लो, सारे बिल चुकाओ और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करो। यह है पैसे के लिए काम करना। अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते। वो सिस्टम बनाते हैं, वो बिजनेस खड़ा करते हैं, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती रहें, तब भी जब वो सो रहे हों। मतलब वो पैसे को अपना नौकर बना लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पैसा हमारे लिए काम करेगा कैसे? इसका जवाब इन दो आसान से शब्दों में छिपा है, जिनका असली मतलब हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। रिच डैड के हिसाब से एसेट की परिभाषा बहुत ही सीधी है। कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाल रही है वो एक एसेट है। जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिससे आपको डिविडेंड मिल रहा हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आपको प्रॉफिट दे रहा हो। बस पैसा जेब में आना चाहिए। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी। कोई भी चीज जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है, वो एक लायबिलिटी है। जैसे आपकी कार की ईएमआई, घर का लोन जिस पे ब्याज जा रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल। और पता है, यहीं पर मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती करता है। हम सब एक बड़ा घर, एक शानदार कार को अपनी सबसे बड़ी एसेट समझते हैं। पर रिच डैड के मुताबिक सोचिए, अगर वो घर आपकी जेब से हर महीने मेंटेनेंस और लोन का पैसा निकाल रहा है, तो वो आपकी एसेट नहीं, आपकी लायबिलिटी है। अगर आपकी कार पेट्रोल, इंश्योरेंस और ईएमआई पर आपका पैसा खर्च करवा रही है, तो वो भी एक लायबिलिटी है। अमीर लोग अपनी कमाई से पहले एसेट खरीदते हैं और उन एसेट से जो पैसा आता है उससे लायबिलिटी वाली चीजें खरीदते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से सीधे लायबिलिटी खरीद लेते हैं। तो सवाल यह है कि ज्यादातर लोग एसेट्स बनाने की जगह लायबिलिटी के जाल में फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो उन्हें वहीं फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। इस जाल का पहला और सबसे बड़ा नाम है रैट रेस। ये वो गोल चक्कर है जहां जैसे ही सैलरी बढ़ती है, इंसान सोचता है चलो अब एक बड़ी कार ले लेते हैं या एक बड़ा घर ले लेते हैं। नतीजा, सैलरी तो बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ गए। ईएमआई और बिल पहले से भी बड़े हो गए। अब उस नौकरी को छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब वो चूहे की तरह पहिए पर पहले से ज्यादा तेज भाग रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा, बस उसी गोल चक्कर में घूम रहा है। सिस्टम का दूसरा जाल है टैक्स। देखिए, एक नौकरी करने वाला इंसान पहले पैसा कमाता है, फिर सरकार ईमानदारी से उस पर टैक्स काट लेती है और फिर जो कुछ बचता है उसे वो खर्च करता है। वहीं अमीर लोग जो कंपनियां चलाते हैं, वो पहले कमाते हैं, फिर अपनी कंपनी के नाम पर कानूनी तरीके से खर्च करते हैं, जैसे गाड़ी, ट्रैवल, फोन, और फिर जो पैसा बिल्कुल आखिर में बचता है उस पर टैक्स देते हैं। वो सिस्टम के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहरी सिस्टम की ही बात नहीं है। असल में हमारे अंदर की दो सबसे ताकतवर भावनाएं हैं जो हमें इस रैट रेस में दौड़ने पर मजबूर करती हैं। और वो भावनाएं हैं डर और लालच। बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर। यही डर हमें हर सुबह उठाकर उस काम पर भेजता है जो शायद हमें पसंद भी ना हो।
और जैसे ही हाथ में सैलरी आती है, लालच हमें एक नया फोन, नए कपड़े या एक महंगी घड़ी खरीदने पर मजबूर कर देता है। ये डर और लालच का जो चक्र है, ये हमें हमेशा पैसे का गुलाम बनाए रखता है। अमीर लोग इन भावनाओं पर काबू पाना सीखते हैं, उनके गुलाम नहीं बनते। रिच डैड का यही मानना था कि डर का सामना करो, उससे भागो मत। नौकरी खोने का डर आपको कभी भी अपना कुछ शुरू करने नहीं देगा। रिस्क लेने का डर आपको कभी अमीर बनने नहीं देगा। जब तक डर पर काबू पाकर कुछ नया सीखने और करने का जोखिम नहीं उठाया जाएगा, तब तक कोई भी इंसान किसी और के लिए, उनकी कंपनी के एसेट बनाने के लिए ही काम करता रहेगा। और हमारा स्कूल सिस्टम भी इसी डर को बढ़ावा देता है। हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? यही कि गलतियां मत करो वरना फेल हो जाओगे, एक अच्छे आज्ञाकारी कर्मचारी बनो। लेकिन बिजनेस और निवेश की दुनिया तो गलतियां कर करके सीखने से ही चलती है। स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमें कर्मचारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, मालिक बनाने के लिए नहीं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या कल से नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड पैसा कमाने के नुस्खे बताने वाली किताब नहीं है। ये सालों से जमी हुई सोच को जड़ से हिला देने वाली किताब है। ये आपको नौकरी की सुरक्षा वाले कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर किसी का पूरा ध्यान सिर्फ अगले प्रमोशन या सैलरी बढ़ने पर है, तो वो पुअर डैड की सोच के साथ जी रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी नौकरी के साथ साथ ये सोचना शुरू कर दें कि मैं अपना एसेट कॉलम कैसे बनाऊं, कोई नई स्किल कैसे सीखूं या इनकम का दूसरा सोर्स कैसे खड़ा करूं, तो समझ लीजिए कि उसने रिच डैड की सोच की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। तो ये था रिच डैड पुअर डैड का सार। ये किताब आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि ये आपसे सही सवाल पूछना शुरू करवाती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, अपने आज की स्थिति को देखते हुए, अगर आज से ही अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करना हो, तो वो पहली चीज क्या होगी जिसे एक एसेट बनाया जा सकता है? सोचिए और नीचे कमेंट्स में अपना पहला कदम जरूर शेयर कीजिए।